हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज फिर मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग और बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का जो टॉपिक है वो क्लास टेंथ के नागरिक से संबंधित है। नागरिक का अभी मैं एक्सरसाइज 3 पढ़ा रहा हूं आपको, और इस एक्सरसाइज 3 का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। आज इसका 7वां पार्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद है आप सबों को अच्छा लगेगा। आप अगर एक एक नंबर बटोरना चाहते हैं तो प्रत्येक वीडियोस को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स करें, बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उसका यथोचित जवाब दे रहा हूं। खैर, आज का जो टॉपिक है वो है एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कई लघु उत्तरीय प्रश्न छिपे हुए हैं। प्रश्न है, राजनीतिक दलों को प्रभावशाली अर्थात मजबूत बनाने के क्या क्या उपाय हैं। किन किन उपायों से हम राजनीतिक दलों को मजबूत बना सकते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि राजनीतिक पार्टियों को कमजोर करने वाली कौन कौन सी कड़ियां थीं, यानी कि राजनीतिक दलों की चुनौतियां कौन कौन सी थी। आज उन चुनौतियों को खत्म करने का, यानी कि उन चुनौतियों को समाप्त करने के लिए जो समाधान है उसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो प्रश्न इसी तरह से परीक्षा में आएगा, 5 नंबर का प्रश्न आएगा जब भी आएगा। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली या मजबूत बनाने के उपाय क्या क्या हैं। अब आपको सबसे पहले भूमिका बांधनी है कि भारत अनेक पार्टियों वाला देश है। भारत में कई पार्टियां क्षेत्रीय हैं, कई राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। इन सभी पार्टियों में बहुत सारी खामियां छुपी हुई हैं, और इन खामियों के कारण भारतीय लोकतंत्र को काफ़ी आघात पहुंचता है। अतः निम्नलिखित बिंदुओं को अपनाते हुए हम इन खामियों को दूर कर सकते हैं। बिंदुवार मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हैं जिनसे राजनीतिक पार्टियों को प्रभावशाली या मजबूत बनाया जा सकता है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसकी मदद से राजनीतिक पार्टियों को मजबूत बनाया जाएगा। पहला टॉपिक्स है दल बदल कानून लागू होना चाहिए। एक्चुअली दल बदल कानून लागू हो चुका है, परंतु आपके किताब अभी आपकी बुक्स में पुरानी बातें ही लिख रहा है, इसलिए मैंने भी वैसे ही लिखा है कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो पहला उपाय करेंगे, दल बदल कानून लागू होना चाहिए। दूसरा उपाय राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने का, न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए। तीसरा उपाय, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। चौथा उपाय, राजनीतिक दलों में महिलाओं व युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और 5वां उपाय, वंशवाद को बढ़ावा न देकर योग्य व्यक्तियों को पार्टी की कमान सौंपनी चाहिए, पार्टी की कमान देनी चाहिए। ये 5 बिंदु अगर आप परीक्षा में हूबहू ऐसे ही लिखते हैं, उसके बाद आप इसकी व्याख्या करेंगे। एक एक टॉपिक्स की 2-4 लाइनों में व्याख्या होगी। इसमें से एक लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनता है कि दल बदल कानून लागू होना चाहिए, या इससे प्रश्न कैसे आता है कि दल बदल कानून क्या है। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न आया है कि दल बदल कानून क्या है। टिप्पणी लिखने के लिए आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। मैंने जितना लिखा है अगर आप उतना लिख देते हैं तो 2 में 2 आपका पक्का है। कोशिश कीजिएगा कि मैं हूबहू वैसे ही लिखूं जैसा कि मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें समाहित हो जाती हैं, और मैंने कोशिश किया है कि कम शब्दों में, यानी कि कम लाइनों में बहुत चीज़ों को समेटा जाए। तो 2 नंबर का प्रश्न आएगा, या इसकी भी व्याख्या करने की जब बात आएगी तो यही व्याख्या होगा इतना। 2 नंबर का प्रश्न आएगा, दल बदल कानून क्या है। दल बदल कानून को इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। दल बदल कानून को इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। अब इसके बारे में बातें, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में, कितनी कैमी अनुसूची,
10वीं अनुसूची में वर्ष 1985 में 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून लाया गया। इस कानून के तहत यदि किसी पार्टी का कोई निर्वाचित, या निर्वाचित को हम जीता हुआ भी कह सकते हैं, कोई निर्वाचित या जीता हुआ सदस्य पद या पैसे के लालच में किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है या अपनी पार्टी के विप कहते हैं पार्टी के आदेश को, तो विप यानी कि आदेश का उल्लंघन करता है, नहीं मानता है, तो इस कानून के तहत उसे अयोग्य घोषित करते हुए उसकी सदन से सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो ये थ्योरी की चीजें हैं, ऐसे आपको लिखना है। जिनको रटने की आदत है वो रट लेंगे, जिनको समझने की आदत है वो समझ लेंगे। सबसे पहले इतनी बातें तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी कि एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून ये संविधान के 10वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इस नियम को लाया गया। उसके बाद अब नियम क्यों लाया गया? वर्ष 1967 के बाद 1967 के बाद भारतीय राजनीति में कुछ इस तरह का भूचाल आया, कुछ इस तरह के परिवर्तन देखने को मिलने लगे कि प्रत्येक निर्वाचित सदस्य चाहे जब कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में कूद के चला जाता था। सपोज कीजिए कि मैं भाजपा का हूं, आप कांग्रेस के हैं और मैं भाजपा के नाम पर जीत गया, परंतु स्वार्थ के कारण यानी कि पैसों के कारण या पद कांग्रेस में ज्यादा ऊंचा हमको मिलेगा, इस कारण मैं उस पार्टी में जाके मिल गया। इस दल बदल के कारण बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट हो रही थी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये कानून 1985 में लाया, 52वां संविधान संशोधन करके। अब इस संविधान के तहत किसको दल बदलू कहा जाएगा या किसको दल बदलू का ठप्पा लगाकर जो नेता इस नियम के अनुसार, जो नियम बता रहा हूं मैं, इस नियम के अनुसार अगर दल बदलता है, भाजपा से कांग्रेस में, कांग्रेस से भाजपा में जाता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। सदस्यता यानी कि वो जीत के आया होगा तो लोकसभा का सदस्य होगा या राज्यसभा का सदस्य होगा या राज्य में विधानसभा का सदस्य होगा, विधान परिषद का सदस्य होगा, वो सांसद बना होगा, विधायक बना होगा, एमएलसी बना होगा, जो कुछ भी पद वो जीत के आया है, जिस पार्टी से जीत के आया है, अगर वो पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चला जाता है तो वैसे सांसद विधायक को दल बदलू कहा जाता है और उन्हें उनके पद से हटाते हुए यानी कि सदन से उनको निष्कासित किया जा सकता है। सांसद हैं तो सांसद का पद समाप्त किया जाएगा, विधायक हैं तो विधायक का पद उनका समाप्त होगा। तो इसके लिए क्या नियम है? इस कानून के तहत यदि किसी पार्टी का कोई निर्वाचित कहते हैं जीता हुआ कोई विधायक या सांसद, जीता हुआ सदस्य पद या पैसों के लालच में, या तो पद उसको मिलने वाला होगा, दूसरी पार्टी में जाएगा तो, नहीं तो पैसा मिलने वाला होगा, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो पद या पैसे के लालच में किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है, अगर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है या अपनी पार्टी के विप कहते हैं आदेश को, पार्टी ने कोई आदेश दिया, आप जब किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो उस पार्टी के आदेश का आपको पालन करना होता है, उसे विप कहा जाता है राजनीतिक भाषा में। वैसे जेन्युइन भाषा में आप आदेश समझिए। तो अगर पार्टी के आदेश का वो सांसद, विधायक या नेता उल्लंघन करता है, नहीं मानता है, तो इस कानून के तहत, दल बदल कानून के तहत उसे अयोग्य घोषित करते हुए सदन की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। उसका विधायक है तो विधायकी छिन जाएगा, सांसद है तो सांसद का पद खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से दल बदल कानून बेहद ही प्रभावकारी कानून लाया गया, परंतु इसका खास असर कुछ देखने को नहीं मिला। इतनी बातें आप लिखेंगे दल बदल कानून में,
अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा, मैं बताऊंगा आपको और अच्छे तरीके से। तो ये था आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। दल बदल कानून में इतना ही लिखना काफी है। अब जानकारी के लिए बता दूं, आज भी इस कानून के आ जाने के बाद भी दल बदल कानून बना हुआ है, फिर भी आज नेता इस पार्टी से कूदकर उस पार्टी में, उस पार्टी से कूदकर उस पार्टी में जाते हैं, परंतु अकेले नहीं अब जाते हैं। सिंगल अब दल बदल नहीं हो रहा है, क्योंकि इस कानून के मुताबिक वो सदन से निष्कासित हो जाएंगे, पार्टी उनको निकाल देगी, अयोग्य हो जाएंगे। तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि 2/3 किसी भी पार्टी का 2/3 यानी कि 2/3 मेंबर एक साथ अगर उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में मिल जाता हो तो दल बदल कानून उस पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इस नियम के तहत, इस नियम की काट के रूप में लोग इसी तरह से अभी अपना रहा है कि 2/3 लोग जब भी निकल रहा है किसी पार्टी को छोड़कर, तो 2/3 लोग निकल जा रहा है, तो दल बदल कानून से वो बच जा रहे हैं। तो अब जो भी पार्टी छोड़ रहा है वो इसी तरह से छोड़ रहा है, दल बदल कानून के तहत। ठीक है, तो ये था आपका दल बदल कानून। अब राजनीतिक पार्टी को प्रभावशाली या मजबूत बनाने का पहला उपाय दल बदल कानून लागू होना, वो लागू हो गया, व्याख्या आपने कर दी। ठीक है, अब बात आती है 2, 3, 4 और 5 पॉइंट्स के व्याख्या की। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? दूसरा जो पॉइंट्स है, सेकंड नंबर का पॉइंट्स, वो है आपके सामने। पहला पॉइंट्स की व्याख्या हो गई। दूसरा पॉइंट्स, न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए। आपको जानकारी है कि हमारे देश में न्यायपालिका राज्य स्तर पर हाई कोर्ट और देश के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर चुनाव को लेकर, पार्टियों को लेकर, चुनाव के निष्पक्षता को लेकर आदेश जारी करते हैं। इन आदेशों का पालन, न्यायपालिका के इन आदेशों का पालन हर एक पार्टी अगर करेगा, हर एक राजनीतिक दल अगर करेगा, तो राजनीतिक दल प्रभावशाली बनेगा और मजबूत बनेगा। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया जिसमें उसने कहा कि अगर किसी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जिसको सजा हो चुकी है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, अगर जेल में है तो वोट भी नहीं डाल सकता है। ये देखिए, ये फैक्ट्स है। न्यायपालिका के आदेशों का पालन करना पड़ेगा सारी राजनीतिक पार्टियों को, तभी वो मजबूत बनेगी और तभी लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक तरीके से देश आगे बढ़ेगा। न्यायपालिका ने आदेश जारी किया है कि जितने भी पार्टियां हैं वो आपराधिक छवि के लोगों को, जो अपराध करते हैं, जो काला बाजारी कर रहे हैं, जिनके पास काले धन है, उनको पार्टियों में सम्मिलित न करे। अब फिर भी लोग सम्मिलित कर ले रहे हैं पार्टियों में। भाजपा में भी बहुत सारे दागी सांसद विधायक हैं और तमाम पार्टियों में ऐसे दागी सांसद विधायक हैं। तो अगर किसी सांसद या विधायक पे या कोई प्रतिनिधि पे, जनप्रतिनिधि पे केस चल रहा हो और वो उस केस में उसे सजा हो जाती हो, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके बाद जेल जाने के बाद, वो जेल की सजा अगर 6 साल 8 साल की है, तो वो जब काट के आएगा उसके 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। जैसे उदाहरण मैं दूं आपको, लालू जी चारा घोटाले में अभी जेल में हैं, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब जब वो सजा काट के आएंगे तो 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, उसके बाद वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो अभी का नियम न्यायपालिका का ये है। उसके बाद न्यायपालिका ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ अन्य आदेश दिए हैं, या यूं कहें कि चुनाव आयोग ने बहुत सारे आदेश जारी किए हैं, उसे भी राजनीतिक पार्टियों को मानना पड़ता है। जैसे चुनाव आयोग ने शहरी क्षेत्र में जो बड़े नगर हैं उन क्षेत्रों में ये कहा कि आप 50 लाख तक पैसा खर्च कर सकते हैं या 70 लाख तक आप पैसा खर्च कर सकते हैं। हार्डली आप 70 लाख तक चुनाव में पैसा खर्च कर सकते हैं। और अगर छोटा नगर है, छोटा संसदीय क्षेत्र है, तो आप उसमें 58 लाख तक या 55 लाख तक पैसा खर्च कर सकते हैं। तो इन नियमों को हर एक पार्टियों को मानना पड़ेगा। अगर ये नियम पार्टियां नहीं मानेंगी तो गलत तरीके से लोग पार्टियों में प्रवेश करेंगे और वो लोकतंत्र को हानि पहुंचाएंगे, लोकतंत्र को पर आघात करेंगे। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट्स की व्याख्या। अब तीसरे पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं हम। तीसरे पॉइंट्स में ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। देश हमारा लोकतांत्रिक है और अगर पार्टियों के अंदर ही लोकतांत्रिक तरीके से यानी कि सबकी सहमति से पार्टी का गठन नहीं किया जाएगा या सबकी सहमति से पार्टी के जो पद हैं छोटे या बड़े उसका चुनाव अगर नहीं होगा तो फिर वो पार्टी देश क्या चला पाएगी। अगर उस पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है, सभी की सहमति से सारे कार्य नहीं होते हैं, तो फिर वो पार्टी देश नहीं चला पाएगी। अतः राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए, सबकी सहमति से सारे कार्य होने चाहिए। जिनका जो पद है उन और जिस पद पे कोई व्यक्ति, पार्टी में भी महासचिव, सचिव, प्रवक्ता, बहुत सारे पद हैं, अगर उस पार्टी के पद के अनुसार चुनाव होता हो और सही तरीके से चुनाव हो के लोग आते हों तो उस पार्टी के अंदर लोकतंत्र है या लोकतांत्रिक तरीके से वो पार्टी चल रही है, ऐसा माना जाता है। तो पार्टी के अंदर भी लोकतांत्रिक चीजें आनी चाहिए, लोकतंत्र बहाल होना चाहिए, तभी देश में वो पार्टी सही लोकतंत्र ला पाएगी। ठीक है। अगला पॉइंट 4, राजनीतिक दलों में महिलाओं, युवाओं का उचित प्रतिनिधित्व। ये सही बात है कि आज देश के अंदर जितनी पार्टियां हैं उन पार्टियों में महिलाओं का प्रतिशत बहुत ही कम है, युवाओं का प्रतिशत बहुत ही कम है। तो हर एक पार्टी को ये चाहिए कि अपने पार्टी में वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सम्मिलित करें। कम से कम 33% महिला का होना अनिवार्य है, या 33% की मांग लगातार हो रही है कि किसी भी सदन में, वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उसमें कम से कम 33% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। परंतु ऐसा देखने को नहीं मिलता है। भारत के लोकसभा में मात्र 14% महिलाएं अभी हैं, सांसद बनके 14% महिलाएं ही आ पाई हैं, जबकि होना कितना चाहिए था, 33%। इन महिलाओं की मांग लगातार बहुत दिनों से हो रही है कि 33% हमको हमारी उपस्थिति होनी चाहिए, हम लोगों को सीट ज़्यादा दिया जाए ताकि ज़्यादा महिलाएं चुन कर आएँ। परंतु सारी पार्टियां इस नियम को फॉलो नहीं कर रही हैं। कहने को तो वो कहती हैं सारी पार्टियां कि हम महिलाओं को प्रायोरिटी देते हैं, वरीयता देते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, परंतु वो अपनी पार्टी में ही इस नियम का पालन नहीं करते हैं। रही बात युवाओं की, तो युवाओं को भी कोई भी पार्टी प्रश्रय नहीं दे रही है। बहुत कम ऐसी पार्टियां हैं जो युवाओं को प्रश्रय देती है। बुजुर्ग जो हैं 54 साल, 56 साल, 58 साल, वही ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन रहते हैं। युवा को पद जल्दी नहीं मिल पाता है, उन्हें एक लंबा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो चाहिए कि महिलाओं और युवाओं को हर एक राजनीतिक दल ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दे, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी रखे अपनी पार्टी में, तभी कोई भी राजनीतिक दल प्रभावशाली होगा, मजबूत होगा। ठीक है।
अगला जो टॉपिक है वो है वंशवाद को बढ़ावा न देकर योग्य व्यक्ति को पार्टी की कमान सौंपी जाए। बिल्कुल, ये जब होगा तब ही राजनीतिक दल प्रभावशाली और मजबूत होगा। वंशवाद के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। जैसे लालू जी बने तो लालू जी अपने बाद किसको बनाए मुख्यमंत्री? अपनी पत्नी को, फिर बेटे को विधायक, सांसद, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पद अपने ही संबंधियों को उन्होंने दिया। वैसे ही मुलायम सिंह की सरकार यूपी में देखिए, एक ही परिवार से कई लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हैं पार्टी के अंदर। तो ये नहीं होना चाहिए। योग्य व्यक्ति को पार्टी के अंदर ऊंचे पद मिलने चाहिए ताकि वो देश को एक अच्छी दिशा दे पाए या राज्य को एक अच्छी दिशा दे पाए। तो वंशवाद को बढ़ावा किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं देना होगा और योग्य व्यक्ति को पार्टी की कमान देनी होगी। ये योग्यता की परख कैसे होगी? वो पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से योग्यता की परख होगी कि कौन सा योग्य व्यक्ति है जो इसके बाद पार्टी की कमान संभालेगा। जैसे लालू जी के बाद मुख्यमंत्री के पद पर आने वाले बहुत सारे ऐसे नेता थे जो मुख्यमंत्री बन सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी पत्नी को, जो बिल्कुल अंगूठा छाप थी, उनको मुख्यमंत्री का पद दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग और जो उच्च विचार और उच्च आदर्श के लोग हैं, पार्टी में ऐसे लोगों को स्थान देना चाहिए और वंशवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब कंक्लूजन पर आते हैं, मूल्यांकन पर आते हैं। मूल्यांकन ये आप लिखे, उसके बाद एक एक करके टॉपिक्स की व्याख्या किए। लास्ट में आप यही लिखेंगे कि इस प्रकार ऊपर जो 6 बिंदु 5 बिंदु बताए गए हैं, उन बिंदुओं को अगर सारी राजनीतिक पार्टियां फॉलो करें, अपनाए, तो देश की तरक्की होगी, देश आगे बढ़ेगा और लोकतंत्र सही मामले में देश में कायम रहेगा। इतना करके आप इस प्रश्न का अंत करेंगे। ठीक है, तो इसमें से 2 प्रश्न हमने, एक दीर्घ उत्तरीय की बात की और दूसरा लघु उत्तरीय की बात की, दल बदल। ये बहुत ही VVI सवाल है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। हर साल प्रत्येक 2-3 साल पर, 1-2 साल पर कहीं ना कहीं से घुमाकर फिराकर 1 नंबर में, 2 नंबर में ये पूछ ही देता है कि दल बदल कानून से आप क्या समझते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं इस अध्याय से संबंधित, उन पार्टियों के बारे में जानेंगे। उसके बाद ये अध्याय समाप्त होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।